हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामेज़ॉन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 3 जून 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, इसको किस इंडियन इंस्टीट्यूट द्वारा टॉप किया गया है? यानी इंडिया में जो इंस्टीट्यूट है उनमें से किसने टॉप किया है? तो इंडिया से टॉप किया है IIM अहमदाबाद ने। किसने? IIM अहमदाबाद ने। ये लिख लीजिए, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। इसने लगभग 20,000 इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट जारी की है। इन 20,000 इंस्टीट्यूशंस को टॉप किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी US ने। जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें वो US की ही हैं। फर्स्ट नंबर पे हार्वर्ड है, सेकंड पे MIT है और थर्ड पे है स्टैनफोर्ड। इंडिया से IIM अहमदाबाद ने टॉप किया है जिसकी रैंकिंग है 415। इंडिया से सेकंड नंबर पे आया है IISc बेंगलुरु। तो याद रखिएगा, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई है जिसमें इंडिया से टॉप किया है IIM अहमदाबाद से। देखिए, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2012 से जारी की जाती है। सिर्फ एकेडमिक रैंकिंग जारी की जाती है। इसका मतलब क्या है? सिर्फ एजुकेशन की क्वालिटी बताता है ये। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसका हेडक्वार्टर है UAE में। नया क्वेश्चन देखते हैं। RDSO इंडिया का फर्स्ट स्टैंडर्ड बॉडी है जिसने वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम को ज्वाइन किया है। आपको पता है RDSO की स्थापना कब हुई थी? तो RDSO इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। 1920 में मूवी आई थी 1920, उसके बाद 1 वर्ष बाद इसकी स्थापना कर दी गई थी। मजाक कर रहा हूँ। RDSO रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का पहला स्टैंडर्ड बॉडी बन गया है जिसने वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम को ज्वाइन कर लिया है। RDSO किस मिनिस्ट्री के तहत कार्य करता है? तो रेलवे मिनिस्ट्री का R&D विंग है RDSO। देखिए, RDSO को अगले 3 वर्षों के लिए BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन की मान्यता दी गई है। इसका मतलब क्या है कि अगले 3 वर्षों तक RDSO मानक निर्माता इकाई होगा। यानी कि इंडिया में जो मानक होंगे उनको निर्मित करने का काम करेगा RDSO। RDSO रेलवे मिनिस्ट्री के तहत आता है। आप इतना याद रखिएगा, इंडिया का पहला स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम को ज्वाइन किया है। वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम 2019 में लॉन्च हुई थी। पर्पस क्या था? पर्पस था कि जो मल्टीपल एजेंसीज होती हैं उनके स्टैंडर्ड अलग अलग होते हैं, उन स्टैंडर्ड को एक करना। RDSO की बात करें, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 1921 में स्थापना हुई थी। रेलवे मिनिस्ट्री के तहत आता है, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। और जो वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम है इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो NHRC के नए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं अरुण कुमार मिश्रा। कौन अपॉइंट हुए हैं? अरुण कुमार मिश्रा। ये हैं अरुण कुमार मिश्रा। अब NHRC के नए चेयरपर्सन अपॉइंट हो गए हैं। कौन अपॉइंट करेगा? तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनको अपॉइंट करेंगे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक पैनल गठित किया गया है। वही पैनल रिकमेंड करता है NHRC के चेयरमैन का नाम। कुछ समय पहले तक जो NHRC के चेयरमैन बनते थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बन सकते थे। लेकिन जो NHRC एक्ट है 1993 का, उसमें संशोधन किया गया और अब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड न्यायाधीश NHRC का चेयरपर्सन बन सकता है। तो कौन बन गए हैं? अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा NHRC के नए चेयरपर्सन बन गए हैं। ये 5 वर्षों तक या फिर 70 वर्ष की एज तक NHRC के चेयरपर्सन बने रहेंगे। NHRC का जो चेयरमैन पद है वो HL दत्तू जी के बाद 6 महीने से खाली था। अभी तक एक्टिंग चेयरपर्सन थे प्रफुल्ल पंत। हालांकि अब चेयरपर्सन कौन होंगे? अरुण कुमार मिश्रा। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक चेयरपर्सन होता है और 7 अन्य मेंबर होते हैं। इन 7 में से 3 जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें तो 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी NHRC एक्ट के द्वारा, यानी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के द्वारा। अमेंडमेंट हुआ था इसमें 2006 में, हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, इसके तहत फाइनेंशियल ईयर 2022 में 2022 में इंडिया का ग्रोथ प्रोडिक्शन क्या है? तो OECD के अनुसार इंडिया की इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 22 में 9.9% ग्रो करेगी। कितनी? 9.9%। कोविड क्राइसिस के चलते इन्होंने डाउन कर दिया है, वरना पहले 10% से ऊपर भी लगाया था। तो OECD की इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन इंडिया का क्या है? 9.9%। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है OECD
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, 1961 में स्थापना हुई थी इसकी। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? मैथियस कॉरमैन। ओईसीडी ने कहा है 9.9% ग्रोथ रहेगी FY 2020 में। हालांकि मूडीज ने कहा है कि 9.3% रहेगी। डटने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। प्रदीप चंद्रन नायर इनमें से किस आर्म फोर्स के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं? तो प्रदीप चंद्रन नायर असम राइफल के DG अपॉइंट हुए हैं। ये देख लीजिए, ये हैं प्रदीप चंद्रन नायर, असम राइफल के 21वें डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। असम राइफल्स इंडिया की ओल्डेस्ट आर्म फोर्स है असम राइफल। उसके नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो 21वें डायरेक्टर जनरल बने हैं प्रदीप चंद्रन नायर। नाम याद रखिएगा। असम राइफल्स की बात करें 1835 में स्थापना हुई थी। इम्फाल में इसका हेडक्वार्टर है। मोटो क्या है? सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। देखिए, असम राइफल्स एक ऐसी आर्म फोर्स है जिसकी ऑपरेशनल अथॉरिटी है आर्मी के पास, और जो बाकी सारी अथॉरिटीज हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो WHO स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड ये मिला है डॉक्टर हर्षवर्धन को। किस लिए मिला है? इनके तंबाकू कंट्रोल इनिशिएटिव के लिए। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया। 31 मई को ही डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, WHO DG स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड किसको मिला है? डॉक्टर हर्षवर्धन को। क्यों मिला है? क्योंकि 2019 में इन्होंने ई सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट पर बैन लगाने के लिए कई सारे लेजिस्लेशन पास करवाए थे। ये जो अवार्ड है स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड, ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। WHO के जो 6 रीजन्स हैं उसमें से पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है तंबाकू कंट्रोल के लिए। तो स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड डायरेक्टर जनरल ये दिया जाता है तंबाकू कंट्रोल के लिए। WHO और भी चर्चा में है क्योंकि इंडिया के जो कोविड वेरिएंट थे, एक था B16171, B16171, दूसरा था B16172। ये इंडिया के 2 कोविड वेरिएंट थे, इनका नाम रख दिया गया है। तो पहले का नाम रखा गया है कप्पा B16171, इसका नाम रखा गया है कप्पा, और B16172 इसका नाम रखा गया है डेल्टा। इतना याद रखिएगा। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट है डॉक्टर टेड्रोस एडहैनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं, वो किस कंपनी के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं? तो आदर पूनावाला मैग्मा फिनकॉर्प के नए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं। बहुत कमाई कर ली है आदर पूनावाला ने। ये देखिए, इन्होंने मैग्मा फिनकॉर्प को खरीद लिया है पूरी तरह से, और कुछ समय बाद जो मैग्मा कंपनी है वो पूनावाला ग्रुप कंपनी का पार्ट हो जाएगी। तो आदर पूनावाला मैग्मा फिनकॉर्प के नए चेयरपर्सन बन गए हैं। मैग्मा फिनकॉर्प 1988 में स्थापना हुई थी। वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडर कौन थे? मयंक पॉडर एंड संजय कमरिया। लेकिन आदर पूनावाला अब मैग्मा के चेयरपर्सन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI द्वारा शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक, इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। आपको पता ना ये कहाँ स्थित है? तो शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक ये है महाराष्ट्र के पुणे में। ये देख लीजिए, RBI ने शिवाजीराव भोसले बैंक, ये देख लीजिए, इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, जो कि पुणे स्थित एक सहकारी बैंक है। RBI लाइसेंस कैंसिल कर सकता है कौन से एक्ट के तहत? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2019 के तहत। अब RBI ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, तो इसमें जो डिपॉजिटर्स के पैसे जमा थे क्या वो मिलेंगे? बैंक का कहना है कि 98% जो डिपॉजिटर्स हैं उनको पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। क्यों ऐसा क्यों होता है कि पैसा मिल जाता है जबकि बैंक भी बंद हो गई? क्योंकि हमारे इंडिया में एक एक्ट है DICGC एक्ट, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट, जो कि 1961 में पास हुआ था। इस एक्ट के तहत 1 लाख तक का पूरा डिपॉजिट वापस कर दिया जाता है। लेकिन इस एक्ट में कुछ समय पहले ही संशोधन किया गया। अब अगर आपका 5 लाख तक का डिपॉजिट है तो वो आपको वापस कर दिया जाता है। यानी कि जो 98% डिपॉजिटर्स हैं इस बैंक में वो 5 लाख तक के डिपॉजिट वाले हैं। तो DICGC एक्ट इसके तहत 5 लाख तक का डिपॉजिट वापस कर दिया जाता है। और ये 5 लाख किसकी रिकमेंडेशन पर किया गया था? दामोदरन कमेटी की रिकमेंडेशन पर किया गया था। आपको ये जरूर याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट विंडो। ये एक मटेरियल है, ये एक पदार्थ है स्मार्ट विंडो, जो कि सनलाइट और हीट दोनों को कंट्रोल कर सकता है काफी अच्छे तरीके से। स्मार्ट विंडो मटेरियल किसने डेवलप किया है? तो IIT गुवाहाटी, ये देख लीजिए, IIT गुवाहाटी द्वारा एक स्मार्ट विंडो मटेरियल जो है डेवलप किया गया है। स्मार्ट विंडो इसका इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि विंडोज के लिए यूज किया जाएगा।
इस स्मार्ट विंडो का मेन पर्पज है हीट और लाइट को कंट्रोल करना। तो गर्मी के हिसाब से ये हीट एंड लाइट को कंट्रोल कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी बिजली की खपत भी कम होगी। तो स्मार्ट विंडो हीट लाइट को कंट्रोल करने वाला एक मटेरियल है जिसको डेवलप किया है IIT गुवाहाटी ने। ये जो रिसर्च पब्लिश हुई है ये सोलर एनर्जी मटेरियल्स एंड सोलर सेल नाम का एक जर्नल है, उसमें पब्लिश हुई है। IIT गुवाहाटी ने स्मार्ट विंडो डेवलप किया है। कल मैंने आपको बताया था IIT रोपर, इन्होंने इंडिया का पहला टेम्परेचर डाटा लॉगर डेवलप किया जिसका नाम क्या था, एमबी टैग याद रखिएगा। IIT गुवाहाटी के विषय में आप पढ़ सकते हैं। इंडिया की ओल्डेस्ट IIT याद रखिएगा कौन सी है, IIT खड़गपुर। NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ये किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो NCPCR ये 2007 में स्थापित किया गया था। चर्चा में क्यों है ये तो देख लेते हैं आप लोग। NCPCR द्वारा बाल स्वराज पोर्टल लॉन्च किया गया है। कौन सा पोर्टल, बाल स्वराज पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल है। पर्पस क्या है, बाल स्वराज पोर्टल लॉन्च किया गया है इसलिए ताकि कोविड-19 से जो बच्चे अफेक्ट हो गए हैं उनको ट्रैक किया सके। बच्चों के पेरेंट्स का निधन हो गया है तो उनके फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, तो इसको देखते हुए NCPCR द्वारा बाल स्वराज पोर्टल लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। NCPCR इसकी स्थापना हुई थी कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के द्वारा। ये स्थापना कब हुई थी, 2007 में हुई थी। वर्तमान में इसकी चेयरपर्सन कौन है, प्रियंका कानूनगो या फिर प्रियांक कानूनगो। तो NCPCR याद रखिएगा, बाल स्वराज पोर्टल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है AK विनोद को किस बैंक का चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त किया गया है, तो AK विनोद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बन गए हैं। ये हैं AK विनोद, इनको अगले 3 वर्षों के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बनाया गया है। तो नाम याद रखिएगा, AK विनोद चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1919 में। इंडिया में रोलेट एक्ट पास हुआ था और ये 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। राजकिरण राय जी इसके हेड हैं। राजकिरण राय जी कुछ समय पहले ही इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरपर्सन बनाए गए थे। आई थिंक आपको पढ़ाया था मैंने, याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी श्याम किस कंट्री में इंडिया के नए एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, तो बी श्याम को आइसलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ये हैं बी श्याम, रिसेंटली रिपब्लिक ऑफ आइसलैंड में ये इंडिया के नए एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। बी श्याम अभी तक ओसाका जापान में अपॉइंटेड थे, अब आइसलैंड में इंडिया के नए एम्बेसडर होंगे। देखिए जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं वहां पे हाई कमिश्नर अपॉइंट होता है, जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है वहां पे एम्बेसडर अपॉइंट होता है। तो नाम याद रखिएगा, बी श्याम ये इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं 2000 बैच के। इनको रिसेंटली आइसलैंड में इंडिया का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। तो मैप में आप देख लीजिए आइसलैंड, कैपिटल क्या है, रेकजाविक यहाँ की कैपिटल है। करेंसी है क्रोना और प्राइम मिनिस्टर कौन है, कैटरीन जोकोब सोडिटर, इनका नाम पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC T20 रैंकिंग इसको किस इंडियन वुमेन प्लेयर द्वारा टॉप किया गया है, तो सैफाली वर्मा ने ICC T20 बैटिंग रैंकिंग को टॉप किया है। ये है सैफाली वर्मा, ICC वुमेन T20 रैंकिंग को टॉप किया है। 776 पॉइंट आए हैं। सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी आई हैं। तो सैफाली वर्मा का नाम याद रखिएगा। हालांकि ICC जो है T20 रैंकिंग हर वीक जारी करता है तो ये चेंज होती रहती है। अच्छा, वुमेन में सैफाली वर्मा ने टॉप किया है T20 रैंकिंग को। मेन में किसने टॉप किया है, तो इंग्लैंड के डेविड मेलन ने टॉप किया है, याद रखिएगा। ICC की बात करें तो 1909 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर दुबई में है। चेयरपर्सन है ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। मनु सामनी कौन है, CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट यानी नामित कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया सकता है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि अपर हाउस यानी राज्यसभा में रिसेंटली स्वपन दास गुप्ता को फिर से नॉमिनेट किया गया है, यानी रीनॉमिनेट किया गया है। ये हैं स्वपन दास गुप्ता, अगले 6 वर्षों के लिए राज्यसभा में फिर से नॉमिनेट किए गए हैं। स्वपन दास गुप्ता ये जाने माने पत्रकार हैं, ठीक है। राज्यसभा में मेंबर्स को 5 सर्विसेज के तौर पर नॉमिनेट किया जा सकता है। अगर ये 5 क्षेत्र से हैं आप तो नॉमिनेट किए जा सकते हैं। ये 5 क्षेत्र आप पढ़ लीजिए। संविधान के आर्टिकल 80 में राज्यसभा मेंबर्स का जिक्र है। राज्यसभा में टोटल 245 मेंबर्स हैं जिसमें से 233 इलेक्ट होके आते हैं और 12 जो है नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। वर्तमान में राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 से ऊपर नहीं हो सकती। संविधान के आर्टिकल 79 में है आपकी संसद, 80 में है राज्यसभा और 81 में है लोकसभा। याद रखिएगा 80 में है राज्यसभा।
राज्यसभा का जो एमपी होता है उसका टेन्योर 6 ईयर होता है और हर 2 वर्ष पे 1/3 सीटों का चुनाव होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1232 किलोमीटर 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, ये बुक किसने लिखी है? द लॉन्ग जर्नी होम ये बुक लिखी है विनोद कापरी ने। ये देख लीजिए, शरणार्थियों पर आधारित ये बुक है 1232 किलोमीटर्स, ये लिखी है विनोद कापरी ने। इस बुक को पब्लिश कौन करेगा? हार्पर्स कॉलिन इंडिया। 1232 किलोमीटर ये एक बुक है। इसमें बताया गया है कि कैसे गाजियाबाद से बिहार के सहरसा के लिए 7 माइग्रेंट अपनी यात्रा पूरी करते हैं। तो याद रखिएगा 1232 किलोमीटर विनोद कापरी की बुक है और कल मैंने आपको कई सारी बुक पढ़ाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस पर्सनालिटीज जिनका निधन हो गया, टी.एम. कल्याणन और पॉल स्लूटर। पॉल स्लूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये देख लीजिए, ये हैं टी.एम. कल्याणन। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारतीय संविधान सभा के मेंबर रह चुके थे। लास्ट सर्विंग फॉर्मर मेंबर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। तो टी.एम. कल्याणन का नाम याद रखिएगा। इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें यंगेस्ट मेंबर थे, 101 वर्ष की एज में इनका निधन हो गया। तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, टी.एम. कल्याणन गाउंटर, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के यंगेस्ट मेंबर थे। ये कौन है आपके? पॉल स्लूटर, ये डेनमार्क के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। डेनमार्क के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पॉल स्लूटर का निधन हो गया। बस दोनों का नाम याद रखिएगा। ये हैं आज की वीडियो क्वेश्चन। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय।